जो भी छोटे शहरों से या कहीं से भी जाते हैं ना, सबको ये होता है कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। हाँ। वो नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, या आपको सिर्फ उतना ही दिखता है। हाँ। क्योंकि संगीत में एक माँ भी है और एक गायिका भी है जी। कौन सा रोल सबसे टफ होता है? तो बहुत टफ था, जब आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो अच्छा म्यूजिक है वो आपको छुएगा, उसका असर नजर आएगा ही आएगा। तो ऑटो ट्यून और ये सारी चीजें आने से ना सबको लगता है अरे मैं भी गा सकता हूँ। करो मेहनत, किसी के लिए भी पाबंदी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी चीज प्रेजेंट करो, थोड़ा मेहनत करो। कविता सेठ बनना चाहते थे, वो बन गए हैं क्या? नहीं भाई, अभी तो बाकी है बहुत। अभी तो 10% नजर आ रही है, 5-10%, 90% बाकी है। बहुत कम सिंगर्स हैं जो इमोशंस के साथ गाते हैं। वो उनको पोएट्री का मीनिंग ही नहीं पता, खाली पढ़ रहे हैं। ये बगावत कहाँ से आती है आपके अंदर? मूड पे डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट का क्या मूड है जो मैं गाने जा रही हूँ, तो मैं फिर उसमें पूरा। अगर प्यार को डिफाइन करना हो तो क्या होगा? इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं। वो है गूंगे के मुंह में गुड़ की तरह कि आप उसको फील कर सकते हो। किसी का दिल टूटा हुआ है, अगर आपको एक गाना रिकमेंड करना हो भाई ये गाना फिट है तुम्हारे लिए, कौन सा? उस दिल नशी को देखकर हम बस यूं ही ठहर गए, ये भी नहीं कि जिंदा है, ये भी नहीं कि मर गए। हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। कविशाला के एक प्रयास है बिग जर्नी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो यात्राएं हैं, जो कहानियां हैं, जो जर्नीज हैं, अलग अलग वर्टिकल से हो, चाहे किताबों की हो, लेखकों की हो, जो लोग राजनीति में उनकी हो, तो इन कहानियों को आप तक लेकर आ पाए, और उन कहानियों से अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी उनको देखकर कुछ जिंदगियों में परिवर्तन आता है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। आज इसी प्रयास में बिग जर्नीज के कविशाला के हमारे साथ हैं कविता सेठ मैम। बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। शुक्रिया। आपके काम पे और आपकी जो यात्रा है उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर हम आज जो कुछ लोग हैं, जो लोग देखेंगे इस बातचीत को, उनको आपको एक सिंगर के अलावा या आपका जो जिस जरिए जाने जाते हैं उसके अलावा कविता सेठ का बताना हो कि कौन है कविता सेठ, तो आप कैसे बताएं? मैं कहूंगी अपने बारे में कि एक निरंतर अपने आप को बेटर करने वाली एक इंसान, और उसमें सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। हाँ। चाहे वो काम के प्रति हो, चाहे रिश्तों के प्रति हो, बस उसी को लेकर के चल रही हूँ। दैट इज कविता सेठ। ओके ओके ओके। अच्छा, अगर शुरुआती दिनों में जाएं, ब्रीफ में, संक्षिप्त में अगर हम बात करें, बरेली से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा, जी जी, किस तरीके से, पहले तो बरेली से दिल्ली आने का थॉट, देन दिल्ली से मुंबई का थॉट किस तरीके से? बरेली में मेरी पैदाइश रही, तो जो मुझे लगता है कि मैं 4 भाई बहन हैं हम लोग, तो सारे जो सपने थे संगीत को लेके, कुछ बहुत बड़ा बनना, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करके गाती थी तो मुझे एक बहुत बड़ा स्टेडियम ऐसे दिखता था, और कि मैं उसमें लोगों के सामने गा रही हूँ। तो वो धीरे धीरे, पता नहीं है ऐसा वो, और अब मुझे लगता है कि वो ख्वाब भी ईश्वर ने मुझे ही क्यों दिया, क्योंकि उनको वो जो भी चीजें होती है, जो पोटेंशियल किरदार होते हैं, उन्हीं को वो चीजें दी जाती है, अब लगता है। तो बस वो एक यात्रा शुरू हुई। जैसे म्यूजिक मेरे घर में गुनगुनाते समय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि प्रोफेशनल कोई संगीतकार हो या कुछ, ऐसा नहीं था। बट मैंने म्यूजिक सीखने के लिए बहुत जिद की कि मुझे म्यूजिक सीखना है, तो टीचर रखे गए हमारे लिए, गुरुजी आते थे सिखाने के लिए। मतलब एक एक चीज के लिए मैंने मेहनत की तो मिली है मुझे। एक एक बोलते हैं ना, ब्रिक रख के मैंने खुद बरेली से मुंबई तक का रास्ता खुद बनाया है। तो फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मेरी फिर शादी हो गई। तो मिस्टर सेठ जो थे उनकी पोस्टिंग होती थी, तो हम पहले उनकी पहले टाटा नगर में थी, फिर उन्होंने जॉब चेंज की, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देन गुवाहाटी गए, फिर दिल्ली आए। तो दिल्ली में 10 साल रही, और दिल्ली के बाद फिर उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हुई थी। तो इस तरीके से हमारी जर्नी उनकी तरह चली। जब मैं दिल्ली में ही थी, तभी मैं महेश भट्ट साहब से मिली थी यहाँ बॉम्बे आकर के, और सतीश कौशिक जी ने मुझे दिल्ली में सुना था। तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब ने कि तुम्हें सीरियसली म्यूजिक कुछ करना तो भी है, मतलब मुंबई में रहो, क्योंकि एक छोटा सा भी कुछ काम होता है तो इमीडिएट लोग कहते हैं आ जाओ भाई 5 मिनट में, जहां पर भी हो। तो वो चीज किसी दूसरे शहर से मुश्किल है। तो मैंने कहा अब तो ये तो खुद ही बुला रहे हैं यार, तो
मैं तो बैग एंड बैगेज बच्चों बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई बॉम्बे, एंड उसके बाद ओके। बस जी। अच्छा, मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि शायद 2005 में था सतीश कौशिक 2005 जी में। के साथ आपका हाँ वो जी, कोई कॉन्सर्ट था आपका वहाँ पे, सुना शायद था सुना ना। उन्होंने आपको। जी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में ओके सुना था। ओके, जी हाँ। जी जी। तो वो तो शायद कला और आर्ट का एक सेंटर रहता है अभी भी, हाँ बिल्कुल, हैबिटेट बहुत सेंटर। जबरदस्त। और हाँ वहाँ मैंने भी, जब तक मैं दिल्ली में रही हूँ, मैंने बहुत कॉन्सर्ट्स किए हैं। हैबिटेट हाँ सेंटर, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, वो हाँ दोनों। हाँ। मैं जोरबाग में ही रहती थी, तो ओके ओके। काफी, हाँ, हाँ वो तो ऐसा था कि मतलब जस्ट हॉप करके पहुंच गए, एक हाँ 5 मिनट की दूरी पे था। हाँ हाँ हाँ। तो बिल्कुल घर जैसी बात अच्छा थी अच्छा, वहाँ। मुझे एक बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप का एक लाइफ का इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है, जो आप चाहते हैं, सतीश कौशिक जी का मुझे लगता है उस समय एक इम्पोर्टेंट रोल है। आज बिल्कुल, कैसे याद करते हैं आप उनको? बहुत, बिल्कुल मैं कहूँगी कि इंडस्ट्री में जो होता है ना कि एक दरवाज़ा खोलना ही सबसे मुश्किल काम हाँ है। एक बार आप घुस जाते हो फिर तो चीज़ें होने लग जाती हैं। बिल्कुल। हाँ तो वो उन्होंने इतने खुले दिल से मुझे एक्सेप्ट किया, और खुद हाथ पकड़ के एक तरीके से बोला जाएगा कि लेकर के गए, क्योंकि मैं जब उनका फ़ोन आया मेरे पास, पहले उन्होंने सुना, उसके बाद 2-4 महीनों के बाद उनका फ़ोन आया, बोले कविता मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ वादा, हाँ तो तुम्हें उसमें गाना है। तो मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, वादा सच्चा है झूठा? आप तो बुला लोगे, मैं वहाँ कहाँ भटकती हाँ फिरूँगी बिल्कुल। इतने बड़े हाँ शहर में। हाँ बोले नहीं-नहीं, मैं ये एड्रेस दे रहा हूँ, ये टिकट दे रहा हूँ, तुम आओ। तो क्योंकि ज़हन में इतनी सारी लोगों की स्टोरी सुनी थी कि अरे भाई उनकी तो चप्पलें घिस गई, और वो 25 हाँ साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो हमने कहा ऐसे कॉल करके कौन बुलाता है, मतलब डायरेक्टर खुद। तो मुझे वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही थी मेरे ज़हन हाँ में। बट आई एम ब्लेस्ड कि खुद सतीश जी ने मुझे बुलाया, सतीश कौशिक जी ने। हाँ और मैं उनकी ऋणी रहूँगी हमेशा कि उनकी वजह से मुझे एक चैनल मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल, मुंबई में कुछ चेंज देखा आपने इतने दिनों में? काफी आपको लगभग मुझे 20 साल से 20 साल से करीब मैं करीब हो गया बॉम्बे में मुंबई हूँ। में। पहले जिस चेंज तो मुझे लगता है कंसिस्टेंट है सब जगह, हर चीज़ों हाँ में, हर शहर में, चाहे वो बड़े शहर हों, चाहे छोटे शहर हों, इवन हाँ गाँव, बहुत ही स्पीड से चेंज होते चले जा रहे हैं। और कई बार लगता है चेंज अच्छा भी है, हाँ। और उसको रोक ही नहीं सकते हैं। जैसे हमने मुंबई में भी काफी लोगों से बात की, अविनाश दास हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं, इन लोगों से बात कर रहे थे। तो मुंबई का नाम हमेशा सपनों से जोड़ा बिल्कुल, जाता हाँ जी, हाँ है ना? जी। उन सपनों के लिए एक भागा हाँ, दौड़ी, एक संघर्ष की कहानी हमेशा मुंबई के साथ में जुड़ी रहती हाँ है। जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बोला कि चप्पल घिस जाएंगी, लोग ये कहानियां लोग लोग सुनते हैं, हाँ, है हाँ, ना? ट्रू। वही यूपी से गए आप, यूपी से मुंबई जाना, एक बरेली जैसी जगह से मुंबई जाना, वो हाँ। सेटल होना। तो मैं आपसे, ये जो 20 सालों में चेंजेस आए, उस टाइम पे आपको एक रास्ता मिल गया कि या आपने आपका। लेकिन एक उन्होंने एक सिरा मिला, हाँ, लेकिन उसके बाद फिर आप ही की वो जर्नी वही है। वही मैं वही समझना चाहता हूँ, हाँ। रास्ता मिलने के बाद में कितनी कठिन यात्रा होती है इट्स वहां नॉट की मुंबई इजी, की। इट्स नॉट इजी, जी। मतलब मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी चीज कि जैसे जो भी छोटे शहरों से या कहीं से भी जाते हैं ना, सबको ये होता है कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। हाँ वो नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, या आपको सिर्फ उतना ही दिखता है, हाँ क्योंकि हर किसी की स्ट्रगल तो रहती है, मेहनत भी रहती है, बिना मेहनत के पॉसिबल ही नहीं है मिलना। तो वो उस मेहनत से, उससे गुजरना बहुत जरूरी भी है, और हाँ उसके बगैर आप सफल भी नहीं हो सकते। यदि आपको टेम्परेरी मिल भी गया कि कोई एक बहुत बड़ा हिट, तो आप तो 7वें आसमान पे, उसके बाद क्या? हम्म उसके बाद क्या? मतलब आपको डेली अपने आप को पॉलिश करना है, रगड़ना तो है ही। हम्म तो जैसे कोई भी आप बड़ा हिट भी दे देते हो, मैंने एक तारा गाया, तो उसके बाद ये नहीं कि मेरे पास लाइन लग गई, हम्म। क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी चूजी कि मुझे इस ये टाइप की करना। पोइट्री गानी है, ऐसा ही हम्म। गाना है, कुछ भी ऊट पटांग चीजें नहीं गानी है। तो मैं भी बहुत सेलेक्टिव रही हूँ उन चीजों को लेकर के। तो मतलब एक यात्रा है, और हम्म आप निरंतर एक एक पड़ाव करते जा रहे हो। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, जब आपकी यात्रा देखते हैं तो संगीत में एक माँ भी है और एक गायिका भी है। जी। कौन सा रोल सबसे टफ होता है जब आप इन दोनों में होते हैं, बैलेंस करना उसको, बच्चों के साथ संगीत का डिस्कशन करना, कैसे बैलेंस होता है सारा कुछ? अब तो इजी हो गया कि दोनों ग्रोन अप हो गए, लेकिन हाँ बीच में बहुत टफ था जब कविश आईआईटी की तैयारी कर रहे हाँ थे। तो उस साल मिस्टर सेठ ने स्ट्रिक्टली बोला था, ये साल कोई शो नहीं करोगे, एक बार बच्चा आईआईटी में पहुंच हाँ गया तो फिर उसके बाद तुम पूरी जिंदगी जो भी करना है करो। तो
थोड़े से टफ फेजेस होते हैं, लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि उनका भी, वो बच्चों का भी करियर का टाइम था हाँ। कि आप यदि अपने में लीन हो गए तो बच्चे भी बिगड़ सकते हैं, तो वो बैलेंस करके चलना ही पड़ता है एक फैमिली में हो आप तो फिर मतलब ऐसा नहीं लगा, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनका करियर भी जरूरी है, तो हाँ। थोड़े दिन के लिए मैंने कहा ठीक है, मैं रियाज करती रहूंगी, 1 साल बाद चीजें कर लेंगे। हाँ। तो अब नाउ दे आर सेटल कि वो अपना कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं खुश हूं ना। यदि मैं उस टाइम नहीं सेक्रीफाइस करती कि चलो उसके एग्जाम्स हैं, फिर भी मैं शोज कर रही हूँ, उनको कौन देखेगा पीछे से। बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो नहीं करती तो आज ये रिजल्ट्स नहीं मिलते कि वो दोनों म्यूजिक ही कर रहे हैं, कविश भी और कनिष्क भी, और बहुत सॉर्टेड है हाँ। जहन वाइज की, बहुत मेंटली दे नो कि उनको क्या चाहिए। मतलब ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा है मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसा नहीं है। दे बोथ आर वेरी सॉर्टेड। और मुझे लगता है कि जैसे कवि से पहले बात भी हुई, तो इनोवेशन की तरफ, म्यूजिकल इनोवेशंस किस तरीके से हो सकती हैं, हाँ, उस पे भी तो फोकस रहता है। इंडिया मत में सोचो 180 साल में कोई म्यूजिकली इनोवेशन नहीं बिल्कुल हुआ है। जो बिल्कुल। कविश ने एक हाँ। इंस्ट्रूमेंट बनाया है नूरी, हाँ। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान के लिए भी। और उस पे स्टैनफोर्ड में, आईआईटी कानपुर में रिसर्च चल रही है, हाँ। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और एज ए पेरेंट और क्या चाहिए। नहीं बिल्कुल। और उसमें वो इनोवेशन नहीं होता है, इनोवेशन अगर म्यूजिकल इनोवेशन हो रहा है तो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। जी आप बहुत सूत्रधारों को आप गाते हैं, उनको पढ़ते हैं, अमृता प्रीतम है, कबीर हैं। जी जी जब इनको आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, या किस तरीके की बातचीत होती है, क्योंकि वो एक ऑरा होता है जो लोग हमेशा कैरी करके चलते थे। हाँ अमृता प्रीतम एक अलग, कबीर हो गया, बिल्कुल। वसीम बरेलवी साहब हैं, इन सबका एक अलग ऑरा होता था, मिर्जा गालिब साहब हैं। जब इनको आप रिसाइट करते हैं, जब इनको आप पढ़ते हैं, या फिर मंचों में आप जब परफॉर्म करते हैं, किस तरीके का डिस्कशन होता है इन सूत्रधारों के साथ में? मतलब मैं जब भी इस तरीके की चीजें करती हूँ, ऑब्वियसली उस वक्त मेरा क्या अंदाज है गाने का, मतलब मैं जो भी पोइट्री गा रही होती हूँ हाँ। तो उसको जीती हूँ। हाँ। तो यदि कबीर ने गाया तो जो कबीर ने लिखा है उनको बस ऐसा लगता है जीवंत कर दूं उन शब्दों को, हाँ। तो वो एक अलग जोन में चले जाते हैं। अमृता जी को जब मैं काम कर रही थी तो एक अलग जोन था कि जो इतनी दबंग एक हाँ। लेडी थी, तो वो एक अंदाज में मैंने अपने आप को ढाल लिया। तो मतलब मैं जो पोएट को पढ़ती हूँ पूरा स्टडी करके, तो मैं उसके कैरेक्टर में बिल्कुल घुस हाँ। जाती हूँ, हाँ। तब मजा आता है उसमें। और फिर वो जो सूत्रधार यदि वो खुद हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनके छोटे छोटे स्निपेट्स पता लगते हैं उनकी लाइफ के बारे में, तो एक और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू ऐसे हुई कि मुझे लग रहा था मैं कहीं भी जाती हूँ प्रोग्राम में, एक तारा लोग करते हैं। मैंने कहा यार एक तारा के बियॉन्ड मैं कितनी डेप्थ रखती हूँ म्यूजिकली, लिटरेरी वाइज, लिटरेचर वाइज, तो वो तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। देन आई स्टार्टेड, मैं कविता हूँ। हाँ। और मैं उसमें भी मैंने मतलब ऐसे ही वेब सीरीज जैसा कि एपिसोड्स शुरू किए ऑनलाइन, तो उसमें मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा एक पोएट की एक पोएम गा के उससे आपको पूरा उसका व्यक्तित्व नहीं पता लगता। देन आई स्टार्टेड कॉन्सर्ट्स। मैंने कहा नहीं भाई, मैं वसीम साहब पे करूंगी तो पूरी शाम उनके नाम, हाँ, वो देखे हमने। बशीर साहब को करूंगी तो पूरी शाम उनके नाम, और लोगों को बताएंगे भाई। तो मैं एक जरिया बनी ऑडियंस को और उनकी पोइट्री को जोड़ने का, मैं कविता हूँ के माध्यम से। तो मुझे लगा कि एक बहुत प्यारी कॉन्सेप्ट है जिसपे कोई काम नहीं कर रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं लिटरेरी चीजें कर रही हूँ, जिसका मुझे शौक है। हाँ। नहीं बिल्कुल। एक चीज और है कि जब आप सूफी की बात करते हैं, खासकर भारत में, कि आजकल इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है कि 10 सेकंड का अटेंशन सीखेंगे, 10 मिनट, 10 सेकंड में आपको किसी ने देख लिया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट उसके बाद ऑप्शंस है। सही बात है। हाँ। सूफी को हम अभी रिवॉल्व, मतलब काफी ज्यादा क्विकली एक अच्छे उसके पड़ाव की तरफ देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। वो पेशेंस कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि आपने काफी एक यात्रा देखी है सूफी की पूरी। मुझे लगता है जो सूफी म्यूजिक है ना, क्योंकि वो आपको ईश्वर से, उस पावर से, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, हाँ। इसलिए लोग कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो इस समय सिर्फ पूरी दुनिया किससे कनेक्टेड है? फोन से। बिल्कुल। खुद से डिस्कनेक्ट हो गए। तो जब आप ये संगीत सुनते हो ना, तो
भले ही 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जितनी देर आप उसके साथ जुड़े हुए उस म्यूजिक के साथ, उतनी देर के लिए कनेक्शन जो बनता है ना, और जो आपको रिलीफ मिलता है, आपके जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो बहुत सारी चीजें, तो वो जो एक सुकून है, तो इसके लिए आप मार्केटिंग करो, पीआर करो, कुछ करो, नहीं करो, लेकिन वो आपको छू के ही जाएगा। हाँ। तो इसलिए इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छा म्यूजिक है वो आपको छुएगा, आपको रूहानी तौर पर वो एक उसका असर नजर आएगा ही आएगा। हाँ बिल्कुल। 100%। अच्छा, आपने मार्केटिंग का जिक्र किया, अभी बहुत सारा हमने स्ट्रीमिंग में एक स्विच देखा है कि मुझे लगता है आपने जब शुरुआत की हुई थी, जो प्लेटफॉर्म्स आज अवेलेबल हैं वो नहीं रहे होंगे, हाँ जो जी। मीडियम्स हैं लोगों तक पहुंचने के लिए वो अवेलेबल हाँ नहीं रहे होंगे। तो बट इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं बहुत बिल्कुल सारे, 100%, है ना? क्योंकि जिसकी मर्जी वो भी डाल रहा है, बिल्कुल। तो उसको कोई सुन रहा है, नहीं सुन हाँ। रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है ना कि अभी तो ऑटो ट्यून और ये सारी चीजें आने से ना सबको लगता है अरे मैं भी गा सकता हूँ। हाँ। भाई पूरी जिंदगी लगा दी रियाज कर करके, तब यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ। तो करो मेहनत, किसी के लिए भी पाबंदी नहीं है, लेकिन एक क्वालिटी चीज हाँ। प्रेजेंट करो, थोड़ा मेहनत करो। हाँ। रातों रात स्टार कोई भी नहीं बन सकता, चाहे वो इवन आप देख लो लता जी पूरी बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। रियाज की हैं, अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, जो भी लेजेंड्स हैं उन्होंने पूरी जिंदगी वो लोग अपने को पॉलिश करते रहे, रगड़ते रहे, और तभी रिजल्ट्स आते हैं। हार्डशिप का, हार्डवर्क का कोई तोड़ नहीं है। वो है कि वही 10 सेकंड रील वाला, 2 मिनट मैगी वाला कॉन्सेप्ट हम तो सोचते ही नहीं है उस चीज के बारे में। चीज काम अच्छा करो, वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जो वैसा खुला दिल रखेंगे ना, और उनके सारे चक्रास अलाइन होंगे, वहां तक पहुंच जाएगी मेरी चीज। लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म चीजें चलती भी हाँ। सॉलिड वाली है, जो एक यात्रा तय करके या मेहनत करके जो चीजें बनी होती हैं उसमें कंसिस्टेंसी भी होती है, और वो लंबा समय तक मुझे लगता है चलते भी हैं। 100% बिल्कुल। आप इवन शाहरुख खान को देखिए, वो एक एक डायलॉग, या इवन अवार्ड फंक्शन में जब जाते हैं तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करते हैं, पीछे बैक स्टेज वो अपने डायलॉग्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो नहीं ऊब रहे हैं, बुरा मतलब चाहे वो उनको कुछ भी लग रहा हो, लेकिन उसकी वजह से ही वो है, तो संगीत की वजह से ही मैं हूँ। तो मैं उन सब चीजों से, पैशन भी है, लेकिन आप वो इतनी मोहब्बत करते हो उन सब चीजों से, तो ऊब तो सकते ही नहीं है उन सब चीजों से। इसी और जितना आप उसमें टाइम दोगे, कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ते को आप जितना सींचोगे, पानी दोगे, उतना फ्लरिश करेगा। तो सेम वो संगीत के साथ भी आप जितना वक्त गुजारोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप लोगों तक पहुंचेगा। जैसे हमारा रंगी सारी सॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने कुछ भी, नॉट अ सिंगल पेनी वी इन्वेस्टेड फॉर मार्केटिंग एंड ऑल, कैसे वायरल होता गया वही। और लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता वैसा क्योंकि बहुत चीजें इन्वॉल्व हो गई उसमें। बट लेट्स सी, हमारा अभी भी वही फंडा है, मैंने कहा भाई काम अच्छा करो, और हम अपनी, हमारी जितनी स्ट्रेंथ है हम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, फिर लोगों का काम है कि उनको अच्छा लगे तो वो मल्टीपल लोगों को दे, सुनाए। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक तारा का जिक्र किया, रंगे सारे का जिक्र किया आपने, क्या जो कविता सेठ बनना चाहती थी वो बन गई हैं क्या उसमें? नहीं भाई, अभी तो बाकी है बहुत बहुत। अभी तो 10% नजर आ रही हूँ मैं, 5-10%, 90% बाकी है। और मुझे लगता है ये यात्रा चलती रहे, जब तक आप अलाइव हो तब तक। क्या वो फैक्टर क्या होता है कि एक काम तो फैक्टर होता है कि ऑडियंस सामने है, उसको बेटर देना है हर बार, और क्या फैक्टर्स होते हैं कि हमेशा चाहे राइटिंग हो चाहे परफॉर्मेंस हो, उसको पुश करने का एक मोटिवेशन फैक्टर क्या होता है पीछे? मतलब वही ना कि अपना आप जो भी कर रहे हो उसमें उस तरीके से वैसे संतोष है कि ऐसा नहीं है कि अरे मुझे 100 शो करने हैं महीने साल के, ये सब नहीं है। जो आ रहा है वेरी गुड, लेकिन अपने काम को लेकर नहीं भाई मुझे ये भी रिकॉर्ड करना है, वो भी रिकॉर्ड करना है, मुझे तो उसके लिए मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हूँ। मुझे लगता है बहुत काम करना है, मेरे पास टाइम कम है। आई थिंक यही आपको मोटिवेट करता है आगे चीजों को करने के लिए। और इसी को के सिलसिले में मैं बोलना चाहूंगी, जैसे हमने अभी एक दिल सफर एक ईपी रिलीज की है, तो उसका पहला अभी हमने जो गजल रिलीज की है, इट इज अ ब्यूटीफुल, और वो कुंवर रंजीत सिंह चौहान ने लिखी। और उनके एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि वो बॉम्बे में किसी मुशायरे में आए थे, और मुझे किसी ने इनवाइट किया था कि चलो आप देख के आओ। सबको सुना मैंने, लेकिन मैंने जब उन्होंने ये गजल पढ़ी
मैं बता रही हूँ, मैं फिदा हो गई थी और मैंने कहा भाई मुझे इस लड़के का नंबर चाहिए, कौन है ये लड़का। देन आई कॉल्ड समवन, मैंने कहा भाई इनका नंबर दीजिए। तो खुशवीर सिंह शाद साहब हैं, तो शाद साहब ने मुझे उनका नंबर दिया और मैंने इनसे बात की और मैंने कहा मुझे ये गजल चाहिए, मैं रिकॉर्ड करूंगी। और क्या मेरे साथ क्या होता है कि कोई भी अच्छी चीज यदि मैं पढ़ लेती हूँ तो पढ़ते पढ़ते कहाँ से आमद होती है ट्यून्स मुझे नहीं मालूम, तो वो पढ़ते पढ़ते ही उसकी ट्यून बन गई और ये ट्यून बने हुए भी हो गए 10-15 साल। फाइनली हम अब रिलीज कर पाए हैं इसको। अच्छा, 15 साल का वो है ये। हाँ भाई, तो हमारे मेरे को काफी लोग इंडस्ट्री में बोलते हैं कि ये बहुत लेट बैक है। मैं कहती हूँ चीजें पकती हैं धीमी आंच पे, तब उनका रंग निखरता है। आप ये 2 मिनट वाली मैगी नहीं है। अच्छा, इस यात्रा में एक चीज मुझे लगता है और इम्पोर्टेंट मतलब आप होती है बेसिकली जब आप कुछ चीज परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो है कि आपको एक तकनीक बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें, बट इमोशंस भी होने चाहिए जब कोई परफॉर्मेंस होती है। इमोशंस कैसे पनपते हैं? क्योंकि तकनीक तो आप फिर भी लोगों को देख के सीख सकते हैं, वो इमोशंस इंडिविजुअल्स के होते हैं सारे। मुझे लगता है कि एक तो जो आप गा रहे हो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जो लिरिक्स गा रहे हैं उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब उनमें भाव डलेंगे। आजकल लोग तो कुछ भी गा रहे हैं मतलब। और मेरा वही मैं कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि एज ए सिंगर कि बहुत बड़ा दायित्व है कि लिरिक्स आप किसी बुक पे या किसी डायरी में से पढ़ रहे हो, वो तब तक जीवंत नहीं होते जब तक आप उसमें भाव नहीं डालते। तो बहुत बड़ा कर्तव्य है एज ए सिंगर कि आप उसको जीवंत करते हो, तो वो गाना बड़ा या छोटा होता है। वही गाना मैं गाऊंगी तो मेरे भाव जो होंगे वो आप तक कन्वे होंगे। वही कोई और गाएगा या अनमने मन से या बेमन से गाएगा तो लगेगा यार मजा नहीं आया, छुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ भाव है, सुर ताल सब कुछ जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ भाव है, जो कि आजकल सबसे बड़ी कमी है। बहुत कम सिंगर्स हैं जो इमोशंस के साथ गाते हैं। वो उनको पोइट्री का मीनिंग ही नहीं पता, खाली पढ़ रहे हैं वो लोग और अपने हरकतों पे ध्यान दे रहे हैं कि मैंने उसमें ऐसी मुड़की ले ली, मैंने ऐसी गमक दे दी। भाई नहीं चाहिए, जो शायर ने कहा है वो कन्वे कर दो, तुम हो गया काम खत्म। सुर ताल तो है ही, तो लेकिन लोग टेक्निक पे ज्यादा चले जाते हैं, तो वो जो रूहानियत है वो खत्म, वो नहीं रहती। इस वजह से कनेक्ट नहीं होता। आप लाखों गाने एवरीडे रिलीज हो रहे हैं, नहीं छू रहा है, क्योंकि लोग टेक्निकल ज्यादा हो गए हैं कि चलो लैपटॉप पे मैं ऐसे कर लूं वैसे कर लूं। कोई सिर पैर नहीं है भैया, ये चाहिए दिल, रूहानियत चाहिए। वो कहाँ से लाओगे? और उसके लिए रियाज चाहिए, उसके लिए समझ चाहिए आपको उस सब्जेक्ट पे। आप जो पोएट्री गा रहे हो पहले उसका मीनिंग समझो कि क्या कह रहा है वो शायर, वो जान करके फिर आप जो गाओगे तो उसका रिजल्ट बहुत अलग होगा। अच्छा, एक चीज और है कि जब लिखने की बात करते हैं, लिरिक्स की बात करते हैं, तो उसमें भाषाओं का बड़ा डिस्कशन चलता है कि हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर दिया। जो जो बनते लिरिक्स आज के दिन पे बहुत सारे गाने हिट होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। तो जो ये प्रोसेस है, ये जो ग्रामर बोले इसको, ग्रामर भी नहीं, जो लिखने का तरीके हैं लोगों के, क्या वो लैंग्वेज के बैरियर्स के बियॉन्ड जाके जो भाषाएं सिखाती हैं कि बोलते हैं कि हिंदी में इंग्लिश में लाएंगे तो एक दिन हिंदी समझ, जैसे संस्कृत में हुआ कि वो अब कम लोग यूज करते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो आपका सवाल है कि ये फिल्मी संगीत में आप कह सकते हो, क्योंकि फिल्म की डिमांड होती है। तो उनको, क्योंकि आजकल के जो बच्चे या जेनजी जिस तरीके की लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसकी डिमांड होती है फिल्म की उनको, तो इसलिए उस तरीके के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ कोई भी अच्छा गाना या अच्छी पोइट्री आती है तो आप उसको प्रमोट करो ना करो, लेकिन यदि जिन लोगों ने सुन ली वो फिर उनके जहन में रह जाती है। और ये सब चीजें तो फिल्म को पुश करने के लिए या बेचने के लिए काम आती हैं, उस तरीके का है। इनकी कोई लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे वो इसी टाइप का एक जो गाना था, वो जो आमिर खान की फिल्म थी, ए क्या बोलती थी, बहुत ही क्यूट सा सॉन्ग है, लेकिन
बोलचाल की भाषा का था, लेकिन बहुत प्यारा सा सॉन्ग था। उस टाइप के सॉन्ग्स भी नहीं बन रहे हैं, आई थिंक इस समय तो नहीं बन रहे हैं। अच्छा, अगर इमोशंस की बात करें, चूंकि आपके गानों में मतलब मुझे लगता है कि कई तरीके के इमोशंस झलकते हैं, जी। ये बगावत कहाँ से आती है आपके अंदर जो आपके आपके रचनाओं में दिखते हैं? पता नहीं, ईश्वर ने नवाजा है मुझे, और मूड पे डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट का क्या मूड है जो मैं गाने जा रही हूँ, तो मैं फिर उसमें पूरा डूब जाती हूँ, भीग जाती हूँ। मतलब ऐसा रहता है जैसे मैं कोई इवन रिकॉर्ड भी करती हूँ तो फिर मेरे कहते हैं ना कि वो रगों में वही बह रहा होता है, वही शब्द, वही भाव चल रहे होते हैं। एंड इसीलिए मैं, लोग बोलते हैं ना कि आप बहुत लेट रिलीज करते हो, मैं कहती हूँ यार, जैसे एक बार एक इंटरव्यू में जगजीत सिंह भी कह रहे थे, भाई धीमी आंच पे जब खीर बनती है ना वो बड़ी स्वाद बनती है। तो वही है मेरा फंडा भी कि भाई आराम आराम से करो, कोई भी काम उसको धीमी आंच पे पकने दो, फिर वो जो बनता है वो फिर उसको कोई नहीं बिगाड़ सकता। अल्टीमेट बनती है वो चीजें। आपका मतलब इसी में आगे जैसे हम बात करें, क्योंकि प्यार भी झलकता है, अगर प्यार को डिफाइन करना हो आपको, हाँ जी। इतने इतने इतना पढ़ने के बाद में, इतना परफॉर्मेंस के बाद में, इतने सूत्रधारों को पढ़ने के बाद में, अगर प्यार को डिफाइन करना हो तो क्या होगा वो? मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन चीज है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो और ये जो आप डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते। ये वो है गूंगे के मुंह में गुड़ की तरह कि आप उसको फील कर सकते हो, आप उस एनर्जी को फील कर सकते हो, आप जिससे भी मिलते हो। तो मेरा ये मानना है कि हम जिससे भी मिले उसको बस और कुछ भी नहीं दे सकते, तो एक स्माइल और एक प्यार दे सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो उसी की सबसे ज्यादा कमी होती जा रही है। तो बस मेरा यही मकसद है कि मैं अपने संगीत के माध्यम से लोगों में खुशियां बांट सकूं, लोगों को कनेक्ट कर सकूं, वो भले ही थोड़ी देर के लिए उस प्यार को फील कर पाए। दैट इज माय एम। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, एक तारा की क्या कहानी थी? आपने बात करी होगी इसमें पहले भी, हम फिर कैसे बना क्या? एक तारा, एक तारा एक तारा अमित त्रिवेदी जी की कॉम्पोजिशन है। वो जब मैं मौलाना रूमी पे, मैं उनके 800 ईयर्स हुए थे तो उनपे कुछ काम कर रही थी, तो हमने सीडी बनाई थी, वो हमने सीडी भिजवाई। तो अमित का फोन आया कि मैं एक गाना कर रहा हूँ, आप आके गा के जाइए। हम गए और हमने, तब मैंने वो वाला गाया था, तोची रहना वाला। ओके। रूह का बंजारा वे परिंदा, वो वाला गाया था मैंने। और वो उसकी जो कॉम्पोजिशन इतनी कमाल की, मैं घर आके बोल रही कि यार ये तो मेरे जहन से ही नहीं निकल रहा है गाना। महीनों तक मैं वही गुनगुनाती रही। अदरवाइज आजकल तो क्या होता है, आप रिकॉर्डिंग करके बाहर निकलो, रहते ही नहीं है दिमाग में। वो गाना करने के बाद 5-6 महीने के बाद अमित का फोन आया कि भाई ये गाना सेलेक्ट हो गया एक फिल्म के लिए, तो उसको गाना है लेकिन अभी लिरिक्स चेंज हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो वही गानी है, इतना अच्छा लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने ये वो। देन आई कॉल्ड अमिताभ भट्टाचार्य, मैंने कहा तूने इतना प्यारा लिखा है ये, और मुझे यही गाने का मन है। लेकिन वो नेक्स्ट जो मैंने गाया वो जावेद अख्तर शामिल का, वो भी कमाल है। लेकिन इस वजह से जावेद अख्तर साहब आज तक नाराज है, क्योंकि मैंने कई इंटरव्यूज में बोला कि मुझे वो ज्यादा पसंद था, बिकॉज मैंने पहला वो गाया था। तो अभी भी मिले थे, बोले आप तो हर जगह यही बोलती हैं कि आपको। मैंने कहा नहीं सर, वो पहली मोहब्बत वाली चीज होती है कि मुझे वो बहुत प्यारा लगा था, और ये इतना बड़ा हिट गाना जावेद साहब का मुझे गाने को मिला, तो आई एम ब्लेस्ड। और उस साल तो ऐसा हो रहा था ना जैसे कि अवार्ड्स की बारिश हो रही थी, मतलब कुछ कोई भी अवार्ड बचा नहीं जो ना मिला हो। तो बहुत ही ब्लेस्ड हूं मैं कि मुझे इतना इंडस्ट्री ने वेलकम किया, इतना प्यार दिया। लेकिन जब इतना प्यार और इतना वेलकम करते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। फिर ऐसा लगता नहीं भाई आप कुछ एवं ही नहीं कर सकते हो, आपको जो भी करना है इससे और ऊपर आपको एक बार सेट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बियॉन्ड, इसके आगे करना है, +1 होना चाहिए हमेशा। यस 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 यस। तो जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। जैसे एक सवाल मैं बता रही हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। मैं किसी उसमें जूरी में थी, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कि बहुत बेकार म्यूजिक बन रहा है अभी आजकल, तो पता नहीं क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे उन्होंने इतना प्यारा, इतना सटीक जवाब दिया।
बोले इंडस्ट्री क्या है, आप लोग ही तो हो। हाँ। तो बोले लोग खराब करें, आप अच्छा करो, आप तो एक एग्जाम्पल हाँ, सेट करो। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। कहा ये बात तो ऐसी मेरे वो हो गई जहन में बिल्कुल स्टैम्प की तरह। मैंने कहा वाकई हाँ, इंडस्ट्री क्या है, हम लोग ही तो हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं से इंडस्ट्री बनती है। तब से तो और भी ज्यादा, मतलब जैसे जैसे मैं एक एक स्टेप बढ़ रही हूँ जिंदगी में, तो मुझे यही लग रहा है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, हाँ, बाकी छोड़ दो कौन क्या कर रहा है। ना मेरा किसी से कंपटीशन है, मेरा अपने से ही है कि मुझे हर दिन बेहतर करते जाना है। हाँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैं कल थी उससे और इवॉल्व आज हुई हूँ, आज से और कल बेहतर करूंगी। इवन हम लोग लाइव शोज में भी करने के बाद आकर के रूम में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई जो हाँ, नेक्स्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मतलब हम लोग यही कहते हैं कि जिंदगी, पूरी जिंदगी इट्स अ लर्निंग। हाँ, आप बिल्कुल। बस जहन खुला रखो तो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये गलती की थी, ये नेक्स्ट में नहीं होनी हुँ, चाहिए, और इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं और क्या लर्न कर सकते हैं, हाँ, कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो इट्स अ हाँ। लर्निंग। जी, बिल्कुल। तो सोसाइटी में मुझे लगता भी है वो कोई भी वर्टिकल हो, हमने इमोशंस की भी बात करी, आपने एकतारा का जिक्र किया, और बिल्कुल अगर हर किसी सोसाइटी के किसी वर्टिकल में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इंडिविजुअल समझता रहे तो वो बैलेंस रहता है। कुछ लोग खराब कर ही रहे होते हैं वो हाँ, वो हर जगह हर देखो अच्छे जगह। बुरे, हाँ, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो बिल्कुल। अच्छे बुरे हाँ, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो आप हाँ, उससे कुछ, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ। आपकी समझ क्या कहती है कि आपके लिए क्या सही है, आप वो करते जाओ, दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हम अगर आपके गानों में बात करें, हमने चूँकि इमोशंस का ज़िक्र कर रहे थे, किसी कोई कोई किसी का दिल टूटा हुआ है, अगर आपको एक गाना रिकमेंड करना हो कि भाई ये गाना फिट है तुम्हारे लिए, कौन-सा आप उसको बताएँगे? अभी तो मुझे मेरे जहन में वही चल रहा है कि जो फर्स्ट लव होता है ना, हाँ, हाँ, उस दिलनशी को देखकर हम हाँ, बस यूं ही ठहर गए, हाँ, ये भी नहीं कि जिंदा है, ये भी नहीं कि कि मर मर गए। गए। जो परिस्थिति होती है ना उस समय फर्स्ट लव के बाद, हाँ, तो एक अजीब सा नशा तारी हो जाता है और आप बस उसी में डूबे रहना चाहते हो। तो हुँ, वो है पहली मोहब्बत। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और क्या बयां होगा हाँ, इसका। हाँ, हाँ, और इसका अगला शेर है कि कल तक तो ये सवाल था कि हम हैं किसी का आईना, हाँ, और आज ये सवाल है कि हम कहाँ बिखर गए। कि हुँ, कभी कभी तो आपको लोग इतना सर चढ़ा करके रखते हो और उन्हीं के साथ कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार क्या है, रिश्ते लोग आजकल रखते ही नहीं है या क्या। मतलब इतने सुंदर तरीके से बयां किया है। हाँ, और ये हर दिल की कहानी है, आप कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होगे, कि कहीं ना कहीं आप इससे गुजरे होगे। तो हुँ, मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत बयां किया है। बिल्कुल। अगर हम आप पे कब होता है कि मुझे ना ये परफ़ॉर्म करना है, या कोई गाना लिख रहा होता है, कंप्लीट ये जो उसका मतलब एंड और स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कब लगता है कि ये कंप्लीट हो गया? क्योंकि हर उसकी एक यात्रा होती है, पूरी हाँ, कहानी उसमें हम बता रहे होते हैं। जी जी क्या जी। कंप्लीशन प्रोसेस होता है? आपको लगता है कि ये हाँ कंप्लीटेड है, दिस मेरा, इज द बेस्ट वन? मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, तो मेरा फॉर्मूला ऐसा है कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, चाहे पोइट्री हो चाहे फिक्शन हो, कुछ भी। तो हुँ, पोइट्री जब पढ़ रही होती हूँ तो फटाफट मैं एक पेन रखती हूँ, मार्क करती जाती हूँ मुझे क्या क्या गजलें, क्या क्या शेर पसंद है। हाँ, और पता नहीं कुछ जो क्लिक किया, और उसकी थोड़ी देर बैठ के सोचा और उसकी कोई ट्यून आ गई। हाँ, देन वो ट्यून बनाने के बाद फिर मैं कनिष्क को बोलती, मैंने कहा ये देख कुछ ऐसा आया है जहन में, हाँ, तो इसको चलो कुछ क्रिएट करते हैं। देन फिर कनिष्क उनको डिजाइन करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन में। और फिर वो कंप्लीट करने के बाद उसपे कुछ लाइव बजाना है, वो हाँ, कुछ करने के बाद सुनते हैं, और फिर लगता है कि नहीं नहीं ये नहीं अच्छा लग रहा, चलो चेंज करते हैं, कुछ नया और इंस्ट्रूमेंट ट्राई करते हैं। इस तरीके से धीरे 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 बनाते हैं। ये नहीं कि बस आई ट्यून और छाप दिया और उन्होंने म्यूजिक बना दिया और बस कल रिलीज कर दिया। नहीं नहीं, ग्रो होने देते हैं। हुँ, क्योंकि जो आज अच्छा लग रहा है फिर हम 2 दिन बाद सुनते हैं, कहते हैं यार जम नहीं रहा है यार, ये हटाओ इंस्ट्रूमेंट, कुछ और ट्राई करते हैं। हुँ, तो हम वो पकने देते हैं धीरे धीरे धीरे। फिर हाँ, उसके बाद 10-15 दिन बाद फिर सुनते हैं उसको, फिर लगता है कि यदि कोई चेंज की जरूरत नहीं लग रही है, नाउ इट्स परफेक्ट, देन उसको लॉक कर देते हैं कि अब लोगों को सुनाते हैं उनका हुँ, क्या फीडबैक है। और फिर हमें देखेंगे कि हमें मैं बिल्कुल उन पे भी ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि सबकी अपनी अप्रोच है। हाँ, किसी को फ्लूट पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, मुझे पसंद है तो मैं रखूंगी उसमें, सुनवा देती हूँ कि भाई उनका क्या आइडिया है,
एंड लेकिन फाइनल डिसीजन मेरा और कनिष्क का ही रहता है, हम हाँ। जो भी कंपोज करते हैं। ओके ओके। अच्छा, एक चीज और है कि हमेशा जैसे हम अभी कुछ दिन पहले नरेश सक्सेना शायद जानते होंगे आप, हिंदी कवि हैं, तो उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि बल्क में लिखा जाना बहुत जरूरी नहीं है, बल्क में कोई क्रिएशंस कोई बिल्ड करे, बल्क में फिल्में बननी बहुत बल्क में जरूरी नहीं है, क्रिएशन होता ही नहीं। है ना। जरूरी है कि आपने 2 लाइन लिखी है, 2 लाइन आपने गाए, वो टाइम के साथ कैसे ट्रेवल कर रहा है हाँ, ना। आप देखो ना 2009 में बना था एक तारा, और आज भी उतना ही रेलेवेंट बिल्कुल, है। हाँ। तो ये है ब्यूटी उस पोइट्री की, उस टाइम की जो यंग जनरेशन थी और आज की जो जेंजी है, हाँ। वो भी उतना ही पसंद कर रहे हैं उस हाँ। गीत को, और वो आज भी उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये टाइम के साथ जो चलता है, उससे गाना या कोई भी चीज है, पोइट्री उससे बड़ी होती है वो हाँ, चीज। हाँ। It's very बिल्कुल। important. हमने बातचीत तो बहुत सारी लिखे हुए हैं, बहुत सी बात करनी, बट एक टाइम कांस्टेंट भी है। अच्छा, हम कविशाला में बात कर रहे हैं, अगर आप कोई भी पसंदीदा कविता आपकी आप हमें सुनाना चाहें। मैं गुनगुना के ही बोलूंगी बिल्कुल। कि मुनव्वर राना साहब की जो है ना, उन्होंने जो माँ पे हाँ, लिखी अरे थी, वो, बहुत हाँ। सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। बहुत शानदार। अच्छा, वो लास्ट में अगर आपको आपकी प्लेलिस्ट पूछें कि आपको तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में क्या रहता है। ओ, मैं नुसरत साहब को सुनती हूँ, जगजीत सिंह जी को सुनती हूँ, आबिदा परवीन जी को अरे वाह, सुनती हूँ, हाँ। और समटाइम्स कुछ क्लासिकल किशोरी ताई किशोरी अमोनकर जी को सुनती हूँ, हाँ। पंडित जसराज जी को सुनती हूँ, तो राशिद खान साहब, अरे, मतलब इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, हाँ। इट डिपेंड्स अपॉन मूड कि आज क्या सुनने का मन है। तो काफी सारी चीजें बच्चे भी सुनवाते रहते हैं कि मॉम ये नया कुछ आया सुनो, हाँ। क्योंकि आपको अभी माहौल के हिसाब से अपडेट रहना भी हाँ, वो जरूरी बहुत जरूरी है। है। तो जैसे हाँ। मैं बताना चाहूंगी कि मैं पहले सिर्फ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गजल्स, कवालियां यही सुनती थी, बट मुझे दोनों बच्चों ने वर्ल्ड म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया कि इजरायली म्यूजिक क्या होता है, कोरियन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड म्यूजिक को सुनने लग गई हूँ, और क्योंकि सुर तो वही साथ है, जो दिल से गा देता है बस, बिल्कुल। वो आपको छू जाता है, वो किसी भी भाषा का हो। तो बस यही है संगीत, सात बिल्कुल। सुरों, है ना एक वो निदा फाजली साहब का शेर की, सा से सुर, सा से सा तक 7 सुर, 7 सुरों में राग, उतना ही संगीत है जितनी तुझ में आग। तो बस आप जितना अपने आप को उसमें उस आग में झोंकोगे, उतना ही तपते जाओगे, उतना ही निखरते उतने जाओगे, ही पकते जाएंगे। उतने ही पकते जाओगे। पकना बहुत बिल्कुल, जरूरी है। बहुत जरूरी तो है। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग भी है कि वो 2 मिनट मैगी और 10 सेकंड के रील से वो डिसाइड नहीं होता है। आपकी जो नहीं, लॉन्ग जर्नी है उसके लिए आपको बिल्कुल पकना और एक अच्छा मेहनत करनी पड़ती है, वो बिल्कुल, जो लंबे समय में चीजें। उसका मतलब इतनी टेक्निक आ गई, कुछ भी आ गई, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हाँ, है, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल। आपके पास भी थोड़ा समय की अभी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छी शुक्रिया, बातचीत थैंक हुई। यू, थैंक यू शुक्रिया, सो मच। थैंक यू।